Welcome, dear students. So, in this video lecture, we will be talking about the concept of PI, that is isoelectric point. अब isoelectric point समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है। अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पहले बात कर ले तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये वो पीएच वैल्यू है जहां पर नेट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स जीरो हो जाएगा, राइट। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच at which net charge on molecule becomes zero, right। नेट चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो नेट चार्ज जीरो हो गया। लेकिन सपोज एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्ज है तो नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि ऐसे ग्रुप्स जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वे जब पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वी कैन से इक्वल हो जाएंगे तब जाकर मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक मोटे तौर पर बात कर ली है। अब हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को अमीनो एसिड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि बीच में एक कार्बन रहेगा, देन इधर COO नेगेटिव ग्रुप, राइट। इधर रहेगा NH3 पॉजिटिव ग्रुप, इधर रहेगा हाइड्रोजन एंड दिस विल बी दी R चेन, राइट। ये हो जाएगी R चेन। वेरिएबल ग्रुप रहता है R चेन। हर अमीनो एसिड में R चेन का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। अब इस फॉर्म को अमीनो एसिड के इस फॉर्म को हम ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, ज्विटर आयंस मतलब ऐसे आयंस और वी कैन से ऐसी केमिकल स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन आल्सो बी न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमको दिख रहे हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। न्यूट्रलाइज मतलब कि इनके चार्ज गायब किए जा सकते हैं या चेंज किए जा सकते हैं। अब वो कैसे, वो समझने के लिए हमें प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन ऑफ ग्रुप्स को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड लिख दूंगा। COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, बॉन्ड R। अगर हमने एसिडिटी इंक्रीज की, दैट मीन्स हमने H पॉजिटिव का आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, तो ये H पॉजिटिव आयंस COO ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर का यह नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब कि C बॉन्ड H बॉन्ड COOH बॉन्ड R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस हुई है इसको हम कहेंगे प्रोटोनेशन ऑफ COO नेगेटिव ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोटोनेशन ऑफ एसिडिक ग्रुप। तो एक बार अगर प्रोटोनेशन हुआ एसिडिक ग्रुप का
तो उसके ऊपर का निगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ओवरऑल अब हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है अमीनो एसिड के ऊपर, राइट। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब सपोज हमने बेसिसिटी इंक्रीज की, या सपोज हम कहेंगे H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को हमने डिक्रीज किया, ठीक है, बात एक ही है, बेसिसिटी बढ़ा दी या H पॉजिटिव आयंस या एसिडिटी कम कर दी, तो बात एक ही है। तो ऐसे केस में NH3 पॉजिटिव डीप्रोटोनेशन के अंडर जाएगा, जिसकी वजह से अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमको, जो NH3 पॉजिटिव ग्रुप है वह डीप्रोटोनेट हो गया, मतलब कि H पॉजिटिव आयन यहां से निकला। अब जैसे ही H पॉजिटिव आयन यहां से निकला, इट विल नाउ बिकम NH2। तो अगर NH3 पॉजिटिव ग्रुप से NH2 ग्रुप बन गया, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज चला गया। सो ओवरऑल जो चार्ज रहेगा अमीनो एसिड के ऊपर वह रहेगा निगेटिव चार्ज, राइट। दिस विल बी negative charge. The process will be called as deprotonation of NH3 positive group. This will be called as deprotonation of NH3 positive. तो अगर हमने H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो अमीनो एसिड के अंदर का COO निगेटिव ग्रुप H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और वह कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, राइट। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू COOH। और अगर हमने बेसिसिटी इंक्रीज की, तो बेसिसिटी इंक्रीज करने का रिजल्ट ये होगा कि अब NH3 पॉजिटिव आयन और NH3 पॉजिटिव ग्रुप यह प्रोटोनेट डीप्रोटोनेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अब वह NH2 ग्रुप बन जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वह चला जाएगा। सो प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली शुरू रहता है। लेकिन हमको ये चीज पहले क्लियर करना है कि प्रोटोनेशन किसका होता है और डीप्रोटोनेशन किसका होता है। अब इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड के 3 फॉर्म्स हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म, राइट, दूसरा है निगेटिवली चार्ज फॉर्म, और तीसरा है ज्विटर आयन फॉर्म, राइट। थर्ड वन इज ज्विटर आयन फॉर्म। अब ऐसा तो कभी नहीं होगा कि अमीनो एसिड में हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, CH और R ग्रुप। अब देखो, ये कंडीशन हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि यहां पर प्रोटोनेशन भी हुआ है और डीप्रोटोनेशन भी हुआ है, राइट। प्रोटोनेशन भी हुआ है और डीप्रोटोनेशन भी हुआ है। प्रोटोनेशन तब होगा जब एसिड कंडीशंस रहेगी, और डीप्रोटोनेशन कब होगा? जब एसिड कंडीशंस लेस रहेगी या बेसिक कंडीशंस ज्यादा रहेगी। तो एक अमीनो एसिड के सराउंडिंग में या बायोमोलिक्यूल के सराउंडिंग में जो प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन परफॉर्म कर सकता है, उसके सराउंडिंग में एक तो एसिडिक कंडीशन होगी या बेसिक कंडीशन होगी, राइट। मतलब कि एक टाइम पर एक तो प्रोटोनेशन हो सकता है या डीप्रोटोनेशन हो सकता है। जैसे हम एक टाइम पर एक तो चना खा सकते हैं या बात कर सकते हैं, उसी तरह एक टाइम पर एक तो प्रोटोनेशन होगा या डीप्रोटोनेशन होगा। ऐसी कभी कंडीशन नहीं आएगी कि प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन दोनों एक साथ हो रहे हों। तो ऐसा फॉर्म आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट
अमीनो एसिड एज अबाउ, ऐसे फॉर्म में हम अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और इसके ऊपर अपकमिंग एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में 3 रिप्रेजेंटेशंस रहेंगे, 4 रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, जिसमें से 3 राइट रहेंगे और 1 रॉन्ग रहेगा। और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेटेड है और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड है, वह ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम नहीं दे सकते। एक टाइम पर एक तो प्रोटोनेशन हो सकता है या डीप्रोटोनेशन हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ सपोज हमारे पास अमीनो एसिड है, कोई अमीनो एसिड आप इमेजिन कर लो। ठीक है, यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, यही अमीनो एसिड ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो हर एक ग्रुप की पीके वैल्यू रहती है। ओके, जैसे कि अमीनो ग्रुप की पीके वैल्यू है अपनी, कार्बोक्सी ग्रुप की पीके वैल्यू है, और आर चेन की भी अपनी पीके वैल्यू रहती है। ठीक है, सो इसको हम पीके 1 कह लेंगे, इसको 2 कह लेंगे, इसको 3 कह लेंगे। ठीक है, सो पीके 1 इज द वैल्यू ऑफ एसिडिक ग्रुप। ठीक है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एसिडिक ग्रुप की पीके वैल्यूज एसिडिक रेंज में आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 6.5 यहां तक। और जो बेसिक अमीनो एसिड है या बेसिक ग्रुप्स हैं, उनकी पीके वैल्यूज आपको अबव 7 देखने को मिलेगी, 8 9 10 11 12 13 14 तक। ठीक है, पीएच स्केल तो हमको पता है, 0 से लेफ्ट साइड में, 0 से 1 की तरफ, या सॉरी 7 से 1 की तरफ या 0 की तरफ जो रहेगा वो बेसिकली एसिडिक एरिया रहेगा। ठीक है, और 7 के राइट साइड में बेसिक एरिया रहेगा। और ये जो ग्रुप्स पीएच वैल्यू दिखा रहे हैं या पीके वैल्यू दिखा रहे हैं, वे बेसिकली फिक्स्ड रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीओओ निगेटिव ग्रुप या कार्बोक्सी ग्रुप की पीके वैल्यू 2.5 फॉर एग्जांपल, और अमीनो ग्रुप की पीके वैल्यू 9.5 है। ठीक है, और हमारे पास जो अमीनो एसिड है, सपोज वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, सपोज दिस इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड मतलब कि इसकी आर चेन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज। और जो चार्जेस यहाँ पर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप की वजह से डेवलप हो रहे हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। राइट, दिस पॉजिटिव चार्ज इज कैंसल्ड बाय दिस नेगेटिव चार्ज। सो ओवरऑल हम इस अमीनो एसिड को कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो पीआई को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई, दैट मींस द पीएच एट विच नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल बिकम जीरो। और याद रखना ये पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू कहां से रेंज करती है? 0 से 14 तक, मतलब कि पीआई वैल्यू भी 0 से 14 तक ही रहेगी, 0 से नीचे नहीं रहेगी, 14 के अबाव नहीं रहेगी। सो 0 से 14 तक जो वैल्यूज है वो पीएच को रिप्रेजेंट करती है, एज वेल एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। बिकॉज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो ऐसा पीएच है जहां पर बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। और अगर हम सपोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, उसमें भी सपोज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अमीनो एसिड या बायोमोलिक्यूल तब तक माइग्रेट करेगा तब जब तक उसके ऊपर चार्ज है, और जैसे ही उसके ऊपर का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वह माइग्रेट करना स्टॉप कर देगा। ठीक है, इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन हम आगे भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए पीआई वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है आपने? पीआई वैल्यू इज इक्वल टू पीके वैल्यू
1 प्लस pKa वैल्यू 2 अपॉन 2। इन शॉर्ट उनका एवरेज लेना। ओके, उनका एवरेज लेना। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन आएगा इस फॉर्मूला में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, उस वेरिएशन को हम क्वेश्चन में ही देख लेंगे। फिलहाल के लिए आपने याद क्या रखना है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पी आई इज इक्वल टू पीके वैल्यू 1, दैट मीन्स दिस वैल्यू, प्लस पीके वैल्यू 2, दैट मीन्स दिस वैल्यू, अपॉन 2। राइट, मतलब कि उनका एवरेज लेना है इन शॉर्ट। ठीक है, अगर मोर देन एसिडिक ग्रुप्स है या बेसिक ग्रुप्स है, सपोज प्रोटीन का पीके वैल्यू पीआई वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो देर आर वेरी मच पीके वैल्यूज, हर एक चीज की पीके वैल्यू रहेगी। ठीक है, हर एक आर चेन की पीके वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी, हर एक ग्रुप की लेनी पड़ेगी, हर एक कार्बोक्सी और अमीनो ग्रुप की लेनी पड़ेगी। तो वो एक बड़ी चीज हो गई। हम छोटे तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि अमीनो एसिड की पीआई वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, आप ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो, एवरेज ऑफ acidic and basic pKa values is nothing but isoelectric point of biomolecule। ठीक है, तो याद रखना, एक चीज याद रखना कि पीएच 7 से अगर आप कम जा रहे हो, लेस की तरफ जा रहे हो, तो बेसिकली आप एसिडिटी बढ़ा रहे हो, मतलब कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन ऑफ COO निगेटिव ग्रुप। और अगर 7 से अबव जा रहे हो आप, मतलब कि आप H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, तो ऐसे केस में H पॉजिटिव आयन का अमाउंट बढ़ाने के लिए अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेट होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ NH3 ग्रुप। अगर COO निगेटिव ग्रुप प्रोटोनेट हो गया तो वह COOH हो जाएगा, और अगर NH3 पॉजिटिव ग्रुप या अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेट हो गया तो वह NH2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब हम इस फॉर्मूला में वेरिएशन कहां पर आता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट पीआई ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड मतलब कि जिसकी आर चेन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर COO निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और जो आर चेन है वो सपोज नॉन पोलर है, मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव भी चार्ज नहीं है और निगेटिव भी चार्ज नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसे अमीनो एसिड को हम कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो इसकी पीआई वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा कि आपको pKa 1 वैल्यू लेनी पड़ेगी और pKa 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, फिर बाद में उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये काफी सिंपल रहेगा। पीके वैल्यूज आपको दी गई रहेगी, फॉर एग्जांपल पीके वैल्यू 2.5 है और पीके 2 वैल्यू 9.5 है। तो आपने क्या करना है, 2.5 प्लस 9.5 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 6। so 6 is the pH where this amino acid will have no charge। ठीक है, तो बेसिकली 6 रिप्रेजेंट करता है वो पीएच वैल्यू जहां पर इस अमीनो एसिड के ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई न्यूट्रल अमीनो एसिड की। एसिडिक अमीनो एसिड रहा तो क्या करना। अब एसिडिक अमीनो एसिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन बॉन्ड COO निगेटिव बॉन्ड NH3 पॉजिटिव बॉन्ड H बॉन्ड। अब देखो एसिडिक अमीनो एसिड मतलब कि ऐसा अमीनो एसिड
जिसके आर चेन में कार्बोक्सी ग्रुप है। तो ये हो गई आर चेन, राइट। तो आर चेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोक्सी ग्रुप को, COO निगेटिव। अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया इस निगेटिव चार्ज ने, तो नेट चार्ज अब तक तो 0 हो गया, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट, कंक्लूड हो रहा है। लेकिन आर चेन में निगेटिव चार्ज होने की वजह से अब ओवरऑल निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस अमीनो एसिड के ऊपर, राइट, देयर विल बी ओवरऑल निगेटिव चार्ज। ये दोनों ने कैंसिल आउट कर लिया एक दूसरे को, तो पीछे क्या बचा, निगेटिव चार्ज ऑफ आर चेन, राइट। सो हर एक ग्रुप की पीके वैल्यू रहती है, वेदर इट इज अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। और आर चेन का कार्बोक्सी ग्रुप और मेन चेन का कार्बोक्सी ग्रुप अलग है। ये मेन चेन का कार्बोक्सी ग्रुप हो गया, ये आर चेन का कार्बोक्सी ग्रुप हो गया। दोनों की पीके वैल्यूज डिफरेंट रहेगी। इसकी पीके वैल्यू सपोज 2.5, ठीक है। अमीनो ग्रुप की पीके वैल्यू 9.5 है और आर चेन की पीके वैल्यू 3.5। तो हमने पीआई वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त ये देखा था कि आपको दो पीके वैल्यूज लेनी, ठीक है। लेकिन अब आपके सामने संकट यह है कि तीन पीके वैल्यूज है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपके सामने एसिडिक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड, तो ऑब्वियसली उसमें दो COO निगेटिव ग्रुप्स रहेंगे। तो जब एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में आप सोच रहे हो और उनका पीआई वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको एसिडिक पीके वैल्यूज लेनी पड़ेगी, राइट। पीआई विल बी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टू एसिडिक pKa वैल्यूज, दैट इज, अब यहां पर दो एसिडिक पीके वैल्यूज कौन सी है बताओ, ठीक है। ये एक पीके वैल्यू एसिडिक हो गई और ये एक पीके वैल्यू एसिडिक हो गई, ठीक है। दो COH ग्रुप के दो पीके वैल्यूज, तो 2.5 प्लस 3.5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो पीआई वैल्यू क्या आ जाएगी एसिडिक अमीनो एसिड की जो हमने कंसिडर किया है, दैट इज इक्वल टू 3। सो 3 इज द पीएच, बेसिकली ये एक पीएच वैल्यू है। 3 is the pH where net charge on this acidic amino acid will be 0, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप पीआई वैल्यू कैलकुलेट करते हो तब आपको एसिडिक पीके वैल्यूज लेनी पड़ेगी, अगर एसिडिक अमीनो एसिड की बात कर रहे हो, ठीक है। सो व्हाट विल बी इन द केस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, तो अगर बेसिक अमीनो एसिड है तो ऑब्वियसली उस अमीनो एसिड के पास दो अमीनो ग्रुप रहने चाहिए, मतलब कि बेसिक ग्रुप रहने चाहिए। तो आपने पीआई वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त एवरेज लेना है टू बेसिक अमीनो एसिड्स, टू बेसिक पीके वैल्यूज का, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक बेसिक अमीनो एसिड आप ले लीजिए जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड सी, बॉन्ड सी, बॉन्ड सपोज NH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हो गई आर्चिन। तो इसकी पीके वैल्यूज क्या लेंगे हम, कार्बोक्सिल ग्रुप की 2.5, ठीक है। इसकी पीके वैल्यू हम लेंगे 9.5 और आर्चिन की पीके वैल्यू हम लेंगे सपोज 10.5। सो व्हाट विल बी द पीआई ऑफ दिस बेसिक अमीनो एसिड, तो ऐसे केस में आपको एवरेज लेना है दो बेसिक पीके वैल्यूज का, ठीक है। मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो दैट विल बी 9.5 प्लस 10.5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10।
तो 10 is the pH value at which the net charge on this basic amino acid will be 0. ठीक है, देन अब हम समरी के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली हमको समझ में क्या आया कि जब पीएच और पीआई वैल्यू इक्वल रहती है, ठीक है, पीएच वैल्यू गिवन है सपोज क्वेश्चन में, और पीआई वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो भी वही है जो पीएच वैल्यू, तो हम कहेंगे कि उस अमीनो एसिड के ऊपर या उस बायोमोलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाएगा। नेट चार्ज ऑन अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन इज 0। तो अगर किसी बायोमोलिक्यूल के ऊपर जैसे कि अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो क्या वह इलेक्ट्रिक फील्ड में मोबाइल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोफोरेसिस के वक्त हम जो बायोमोलिक्यूल्स को रन करवाते हैं बेसिकली वह चार्ज बेस सेपरेशन रहता है। ठीक है, जब हम इस टेक्निक को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे तब और डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ पॉजिटिवली चार्ज आपने बायोमोलिक्यूल्स लिए और उनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भगा रहे हो। सिंस ये तीनों बायोमोलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो तब तक अट्रैक्ट करेंगे जब तक उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर उनके पास का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया सपोज, तो क्या वे अब निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे। इन शॉर्ट, अगर इन बायोमोलिक्यूल्स की पीआई वैल्यू अटेन हो गई तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी नहीं दिखाएंगे। देयर विल बी नो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ठीक है, अब सपोज पीएच वैल्यू इज लेसर देन पीआई वैल्यू। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू दैट इज फॉर एग्जांपल 5 इज लेसर देन पीआई वैल्यू दैट इज इक्वल टू 7, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि COO ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा। दैट मीन्स COO ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। अगर प्रोटोनेशन हुआ COO ग्रुप का तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो निगेटिव चार्ज है वो चला जाएगा, तो ओवरऑल बायोमोलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। राइट, यहां पर हमने देखा है ना, राइट, कि अगर प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है, यहां पर देखो प्रोटोनेशन हो गया तो ओवरऑल चार्ज कौन सा आ गया इस अमीनो एसिड के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और अगर डीप्रोटोनेशन हो गया तो निगेटिव चार्ज। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पीएच वैल्यू पीआई वैल्यू से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, अब पीएच वैल्यू ग्रेटर है मतलब कि हायर पीएच वैल्यू के ऊपर डीप्रोटोनेशन होगा NH3 ग्रुप का, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप में कन्वर्जन होने की वजह से अब ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा अमीनो एसिड के ऊपर? निगेटिव चार्ज। राइट, तो ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, that if pH value is equal to PI value, then the net charge will be 0. If pH value is lesser than PI value, that means acidic conditions है सराउंडिंग में, और अगर एसिडिक कंडीशंस है मतलब कि सराउंडिंग में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, और अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो अमीनो एसिड
जो कि ऐसी सराउंडिंग कंडीशंस में प्रेजेंट है वह प्रोटोनेट हो जाएगा। सो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर अमीनो एसिड हायर पीएच वैल्यू के ऊपर है तो ऐसे केस में सराउंडिंग में H पॉजिटिव आयन की कमी होने की वजह से H पॉजिटिव आयन का सोर्स दैट इज NH3 पॉजिटिव ग्रुप वह H पॉजिटिव आयन को सराउंडिंग में छोड़ेगा, जिसकी वजह से वह कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। और अगर NH3 पॉजिटिव ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो ओवरऑल जो चार्ज बचा है अमीनो एसिड के ऊपर वो है निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज। चलो यहां तक सबको समझ में आया? देन लेट अस टॉक अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग? बेसिकली आगे जाकर हम 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे। 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहला डायमेंशन है पीआई वैल्यू का और दूसरा डायमेंशन है मॉलिक्यूलर वेट का। मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स को उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर पहले सेपरेट किया जाएगा और फिर बाद में मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सेपरेट किया जाएगा। तो इसमें से जो पहला पार्ट है जिसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पर बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कहेंगे। सो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ये बेसिकली 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक हिस्सा है। ओके, अब सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की है, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर हमने इंक्रीजिंग पीएच की कंडीशन सेट की है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीएच इंक्रीज हो रहा है। यहां पर लो पीएच है, यहां पर हाई पीएच है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई रोल नहीं है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने बेसिकली हमने लो पीएच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और हाई पीएच के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऐसा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने ऐसे इंक्रीजिंग पीएच ग्रेडियंट में अलग अलग अमीनो एसिड को रख दिया या अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को रख दिया जिनके ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है या पॉजिटिव एंड निगेटिव है। तो इन्होंने अलग अलग जगह ले ली है। अब जैसे ही हमने कुछ देर के लिए इस प्रिपरेशन को ऐसे ही रख दिया तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो रिस्पेक्टिव एरिया की तरफ माइग्रेट करेंगे, मतलब कि अपोजिट एरिया के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल इस बायोमोलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज। मतलब कि इसकी पीएच वैल्यू कुछ ऐसी है कि इसके आर ग्रुप में ओवरऑल निगेटिव चार्ज आ रहा है, और वी कैन सी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ओवरऑल चार्ज निगेटिव आ रहा है तो वह पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब कि लो पीएच की तरफ माइग्रेट करेगा। और जिनके ऊपर ओवरऑल आर चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि उनकी पीके वैल्यू ज्यादा है, तो वे निगेटिव चार्ज या हायर पीएच वाली कंडीशन की तरफ माइग्रेट करेंगे, जिसकी वजह से एट द एंड हमें रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा कि जो लो पीएच की तरफ आकर रुक गए हैं बेसिकली उन्होंने अपना पीआई अटेन कर लिया है। और यहां पर जो बैंड्स बने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इन्होंने हायर पीएच की तरफ मूव करते करते अपना पीआई अटेन कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम को देखो। ठीक है, इस डायग्राम को देखो। अब इस डायग्राम में देख सकते हो कि इनिशियली हमने जो बफर है, बेसिकली बफर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अलग अलग अमीनो एसिड्स को या प्रोटीन्स को रख दिया। सो बाय द टाइम ये प्रोटीन माइग्रेट करेंगे तब तक जब तक उनकी पीआई वैल्यू अटेन नहीं होती। ठीक है, तो जो
लोअर पीएच की तरफ जाएंगे, वो आगे जाकर अपनी पीआई वैल्यू अटेन कर लेंगे और माइग्रेट करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है। और जो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, हाई पीएच कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, वो भी माइग्रेट करते करते अपना पीआई वैल्यू अटेन कर लिए, जिसकी वजह से वो भी माइग्रेट करना बंद कर दिए। अब ये जो दो ऑप्शन हम हमारे पास है ग्रीन और ऑरेंज में, तो बेसिकली इन्होंने अपनी पीआई वैल्यू जो है वह बेस न्यूट्रल पीएच के आसपास है, तो वो ज्यादा माइग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है। सो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पीआई वैल्यू। मॉलिक्यूल तब तक माइग्रेट करेगा जब तक उसकी पीआई वैल्यू अटेन नहीं हो जाती। राइट, क्लियर। आगे जाकर मेथड्स इन बायोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन लेट अस टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम के लिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एमएच सेट 2020 में, मतलब कि इसको हम रिसेंट क्वेश्चन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द पीआई वैल्यू ऑफ एस्पार्टिक एसिड फ्रॉम द गिवन पीके वैल्यूज। ठीक है। पीके वन वैल्यूज है, पीके वन वैल्यू है 1.99। ठीक है। अगर 1.99 है मतलब कि ये COOH ग्रुप रहना चाहिए या कार्बोक्सी ग्रुप रहना चाहिए। pKa2 वैल्यू है 9.90, मतलब कि ये बेसिक ग्रुप रहना चाहिए, अमीनो ग्रुप रहना चाहिए। और pKa3 या pKr मतलब कि आर चेन की pK वैल्यू है 3.90। अब देखो हमारे पास एक एसिडिक पीआई वैल्यू है, सॉरी एसिडिक पीके वैल्यू है, और एक दूसरी एसिडिक पीके वैल्यू, और एक है बेसिक पीके वैल्यू। ठीक है। और हमको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है एस्पार्टिक एसिड की पीके वैल्यू, सॉरी पीआई वैल्यू, एस्पार्टिक एसिड। तो हमें ये तो बेसिक नॉलेज रहना ही चाहिए कि एस्पार्टिक एसिड ये एसिडिक अमीनो एसिड है। ठीक है। इसके पास दो कार्बोक्सी ग्रुप है। ठीक है, एक आर चेन वाला कार्बोक्सी ग्रुप और एक मेन चेन वाला कार्बोक्सी ग्रुप। तो इसकी पीके सपोज 1 वैल्यू है और इसकी पीके 3 वैल्यूज है। तो ऐसे केस में पीआई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पीआई वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टू एसिडिक पीके वैल्यूज। राइट, एवरेज ऑफ टू एसिडिक पीके वैल्यूज। तो दो एसिडिक पीके वैल्यूज कौन सी है, 1.99 प्लस 3.90 अपॉन 2। ठीक है, 1.99 प्लस 3.90 that is equal to 5.89 and now it is divided by 2। ठीक है, अगर इसको हमने 2 कर दिया तो कितना आंसर आएगा, तो इसको 6 समझ लो आप, 5.89 मतलब कि 6 समझ लो, तो 3 से कम थोड़ा आंसर आना चाहिए। ठीक है, 3 से कम कौन सा आंसर है, एक ही आंसर है 2.945। तो हमारा आंसर क्या रहना चाहिए, 2.945 ये रहने चाहिए पी आई वैल्यू ऑफ एस्पार्टिक एसिड। राइट, देखो कितना सिंपल है, आपको 2 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। और कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आपके सामने रख दिया गया है एमएच सेट 2023 मतलब कि रिसेंट एग्जाम में। यहां पर आपके पास 3 पीके वैल्यूज दी गई, pKa1 pKa2 एंड pKa3।
pK1 वैल्यू है 2.5 एसिडिक पीके वैल्यू, pK2 है 7.5 बेसिक पीके वैल्यू, और तीसरी है 9.0 मतलब कि बेसिक पीके वैल्यू। तो हमारे पास दो बेसिक पीके वैल्यू है और एक एसिडिक पीके वैल्यू है। इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक बेसिक नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। तो जब हम पीआई वैल्यू ऑफ बेसिक अमीनो एसिड कैलकुलेट करते हैं तो हम एवरेज लेते हैं टू बेसिक पीके वैल्यूज का, ठीक है, टू बेसिक पीके वैल्यूज। तो दो बेसिक पीके वैल्यूज कौन सी है, 7.5 प्लस 9.0 अपॉन 2, राइट, 7.5 प्लस 9.0 अपॉन 2। तो ये कितना आएगा, आई थिंक 16.5 आना चाहिए, राइट, और 16.5 डिवाइडेड बाय 2 तो 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 8.25। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, पहला वाला ऑप्शन 8.25, ठीक है। तो आंसर क्या रहना चाहिए, 8.25। ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पीएच 8.25 के ऊपर माइग्रेट करना, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी दिखाना स्टॉप कर देगा। इसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, राइट। सो इस वीडियो से आपका 2 मार्क तो पक्का हो गया कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे एवरेज निकालना है दो पीके वैल्यूज का। अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो दो एसिडिक ग्रुप ले लो, बेसिक अमीनो एसिड है तो बेसिक ग्रुप ले लो, उनकी पीके वैल्यूज का एवरेज निकालो, ठीक है। तो 2020 में और 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो अदर लेक्चर्स भी हमने अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।